चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राज्यसभा चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। लोकसभा में एनडीए की बंपर जीत होगी, विपक्ष एक हो जाए उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा दावा, जिस सीट को लेकर पेज का हम समीकरण आपको समझा रहे थे, उस समीकरण से परे उनका यह कहना है कि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। और एनडीए में लेकर उन्होंने यह भी कहा कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी शानदार जीत एनडीए इस बार दर्ज करने वाली है। लेकिन पहली अग्नि परीक्षा राज्यसभा के उस 8वें उम्मीदवार के रूप में है बीजेपी के सामने, जिसको जिताना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब कैसे समीकरण तैयार किए जाते हैं, कैसे राजा भैया से मुलाकात की स्थितियां हैं, उसको भी हमने आपको स्पष्ट किया। और अब पल्लवी पटेल का वो बयान भी हमने आपको सुनाया, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जिस जीत का दम भर रहे हैं उस जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी भी तीसरी सीट को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर 10वीं सीट का नंबर गेम क्या है। सपा की तीसरी सीट फंस चुकी है। सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। 3 सीट के लिए 111 एमएलए की जरूरत है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के पास मात्र 108 विधायक ही मौजूद हैं। रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में हैं, जो कि कानपुर से आते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पल्लवी पटेल ने सपा से किनारा किया, लेकिन अब वो समर्थन देने की बात कह रही हैं। कांग्रेस के 2 विधायक सपा को वोट करेंगे, तब भी संख्या बल कितना जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। सपा के तीसरे प्रत्याशी के लिए 4 वोट कम पड़ जाएंगे। और इसी नंबर को पाने के लिए कोशिश की जा रही है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 वोट मौजूद हैं और इसलिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। अगर राजा भैया साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी को 8 सीट के लिए 296 वोट की जरूरत है, यह भी समझ लीजिए। और बीजेपी के पास संख्या बल की बात करें तो वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 8वें प्रत्याशी के लिए मात्र 9 वोट कम हैं। अब किस आधार पर दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं, देख लीजिए। एनडीए के खेमे में आरएलडी है, आरएलडी के पास 9 है और बीजेपी के संजय सेठ विपक्ष में सेंधमारी कर सकते हैं। 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए मतदान होना है और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से ही आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। वाराणसी में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर यह बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। वाराणसी में यूपी बीजेपी नेताओं संग ये बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जहां पर चुनाव की तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की जानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा बेहद अहम, 2 दिन का उनका वाराणसी का यह दौरा रहने वाला है, जिसमें आज आपको यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी बात, चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाए। बिल्कुल सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे से राघवेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बीजेपी के लिहाज से यह बड़ी बैठक है और इस बड़ी बैठक में 80 सीटों के समीकरण तय किए जाएंगे कि कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर कब्जा कर सके। कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक है, कितने बजे बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? राघवेंद्र, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से 9 बजे रात वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उनका स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री के आने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक बनारस में आहूत की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहेंगे और कुछ और अन्य जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं वह भी साथ में रहेंगे। और यह जो बैठक होगी, प्रधानमंत्री खुद वहां पर नेतृत्व करेंगे और 80 लोकसभा सीटों पर वहां पर चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। आखिर 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी प्रधानमंत्री
बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के 80 सीटों का जो प्लान है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि आज रात में आज दिन भर का दौरा है गुजरात में। आज वहां कई योजनाएं परियोजनाओं को सौगात देकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे देर रात में। ये देर रात तक ये मीटिंग चलेगी, चूंकि अगले दिन कार्यक्रम है। अगले दिन प्रधानमंत्री लोग तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। लोगों का भारी हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जुटा हुआ है। और उससे पहले ये देखिए, पीएम मोदी के स्वागत में किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। गुजरात के पारंपरिक नृत्य यहाँ पर करते हुए ये कलाकार नजर आ रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मृदुल ये रोड शो। और देखिए, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सर पर है, और उससे पहले प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए गुजरात के रंग में कलाकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री कई सौगात भी देने वाले हैं, लेकिन इसके इतर जैसा आपने जिक्र किया, अभी चुनाव पर भी नजर है। और गुजरात की पिछली मर्तबा लोकसभा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी, और इस बार भी चाहते हैं कि उतनी ही सीटें मिलें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव 370 का लक्ष्य दिया है बीजेपी को, और एनडीए 400 पार का नारा भी दिया है। उसी दिशा में अब यह कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल मृदुल, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी ली है। तस्वीरें सबसे पहले मेहसाणा की हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाणा में प्रधानमंत्री का ये रोड शो, और रोड शो में पहुंचे तमाम लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी इस बार आम चुनाव में उतर रही है, वो लक्ष्य कैसे साधा जाए और कैसे उस लक्ष्य तक मजबूती के साथ पहुंचा जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और लोगों में इस लक्ष्य को लेकर कितनी उम्मीदें हैं और कैसे इस लक्ष्य तक बीजेपी को पहुंचाए, वो भी आपको इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 प्लस का जो ये आंकड़ा है, ये टारगेट पूरे देश को लेकर तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। और खुद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात का मोनिका जिक्र भी किया था कि 370 सीटें जीतना सिर्फ और सिर्फ सीटें ही नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो श्रद्धांजलि भी होगी जो उन्होंने 370 यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनके सपने थे और जो जैसा वो जम्मू कश्मीर चाहते थे, वैसा जम्मू कश्मीर भी आज देश को मिला है। और उसके साथ बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को। केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान मच गया है। दरअसल 7वां समन अरविंद केजरीवाल को मिला है ईडी का, जहां पर समन से कब तक भागेंगे केजरीवाल, शहजाद पूनावाला का कहना है। निशाना उन्होंने साधा है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, क्योंकि आपको बता दें कि आज ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, 7वां नोटिस भेजा। और इस पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। देखिए, अभी जो सम्मान आया है उस पे कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाएगा। तो बार बार तो पार्टी कह रही है कि अगर अदालत में मामला है तो ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, तो ये अभी कानूनी राय लेकर के उस देखिए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और देश के भ्रष्टाचारी नंबर 1 ही नहीं है, बल्कि आज देश और खासकर दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि ये भगोड़े नंबर 1 भी बन चुके हैं। क्योंकि बार बार जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे के साथ जब वो थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, जांच में शामिल होना चाहिए, आज तो इस्तीफा देने की बात दूर रही, जांच में शामिल होने से कतराते हैं और बार बार कहते हैं कि ये समन अवैध है, ये समन इल्लीगल है। यदि समन इल्लीगल है तो कोर्ट इसे खारिज कर देता, कोर्ट इसे क्वॉश कर देता। 7वीं बार अगर समन पहुंच रहा है, परंतु अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आज ये अन्ना हजारे जी के नहीं, लालू प्रसाद यादव के शिष्य बन चुके हैं। आज जो लोग इस्तीफा मांगते थे वो जांच में शामिल होने से घबरा रहे। कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है।
तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इस समन को इलीगल करार दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल समन का जवाब देने से बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, आज ही ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। पूछताछ के लिए कथित शराब घोटाले में बुलाया है और पूछताछ के लिए जो तारीख तय की गई है वो है सोमवार 26 फरवरी की तारीख। देखिए खबर। दिल्ली शराब कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 7वां समन भी जारी कर दिया है। नए नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कानूनी परामर्श के बाद समन का जवाब देंगे, जबकि इससे पहले भी सभी समन में केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। लिहाजा यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 17 फरवरी को केजरीवाल वर्चुअली पेश हुए और कोर्ट से 16 मार्च को पेश होने का वादा भी किया। अब इस नए नोटिस पर केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं, इसमें संदेह है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली शराब कांड में केजरीवाल ही किंगपिन हैं और उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में ममता सरकार और प्रशासन पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सुकांता ने भी संदेश खाली की घटना पर बयान दिया और कहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा गया है कि पत्रकारों को दबा रही है ममता सरकार। इतना ही नहीं, शाहजहां को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, यह सवाल भी पूछा है। और यह है सवाल क्योंकि एक पत्रकार को सच दिखाने पर हमारे सहयोगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं संतू पान, इन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो आरोपी है शाहजहां अब तक वो गिरफ्त से बाहर है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।